हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग टी.एस. इलियट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। इसी पर हमारा आज का क्वेश्चन है। होपफुली क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर आपके जीसी लेक्चर मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। डिस्कस टी.एस. इलियट थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड इवेल्यूएट इट्स सिग्निफिकेंस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, तो आज का क्वेश्चन हमारा है, तो टी.एस. इलियट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी है जो उस पर डिस्कस करना है, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसका क्या महत्व है, इसको आपको इवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी ऑफ जो उनका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का टी.एस. इलियट को, इसी को डिस्कस करना है आपका। इसी तरह क्वेश्चन एक और है, क्रिटिकली एग्जामिन टी.एस. इलियट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको टी.एस. इलियट के कॉन्सेप्ट है आपका जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। ओके, चलिए आंसर राइटिंग की तरफ चलेंगे। चलिए let's start. Objective correlative is one of the most influential concept in modern literary criticism, introduced by T.S. Eliot in celebrated essay Hamlet and His Problems 1919. Okay, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, क्वेश्चन से उठाएंगे आप कीवर्ड्स क्या है आपका। और सबसे पहले तो ये आपका जो टर्म है, ये आपका कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ को आप बताएंगे। तो उन्होंने कहाँ इंट्रोड्यूस किया है, आपके टी.एस. इलियट ने एक फेमस ऐसे जो है उनका हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जो कि 1919 में आया था, इसमें इंट्रोड्यूस किया है आपके इस टर्म को और किसको, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। यहाँ से आपने कीवर्ड्स पकड़ा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, बताया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, टी.एस. इलियट ने इस टर्म को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। ये आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कॉन्सेप्ट आपका बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और टी.एस. इलियट ने इसे इंट्रोड्यूस किया था हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इन 1919 में। ओके, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इलियट्स critical theory and reflects his belief that literature should communicate emotions through artistic objectivity rather than personal confession. उसके थ्रू आपने यहाँ पर बताएंगे कि ये केवल आपका आलोचनात्मक सिद्धांत नहीं है, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इलियट्स क्रिटिकल थ्योरी, बल्कि ये क्या है, एक फाउंडेशन ऑफ इलियट्स क्रिटिकल थ्योरी, या एक फाउंडेशन है इलियट के, एक जो संपूर्ण साहित्यिक दृष्टिकोण का एक आधार है, एक फाउंडेशन है आपका। ये इलियट का मानना था कि महान साहित्यिक लेखक की निजी भावनाओं की डायरी नहीं होता है ये आपका। ये लिटरेचर को पर्सनल कन्फेशन के बजाय आर्टिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी के जरिए आपको इमोशन को कम्युनिकेट करना चाहिए, इमोशंस को है उससे आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, ना कि आपको लिटरेचर में आपकी पर्सनल थ्योरी होनी चाहिए। पर्सनल कन्फेशन नहीं होता है उसमें। अगर आप सीधे अपनी भावनाओं को लिख देंगे तो वो आपका एक श्रेष्ठ साहित्य के रूप में नहीं आएगा। साहित्य तभी श्रेष्ठ बनता है जब आर्टिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी जुड़ती है, उस कम्युनिकेट होना चाहिए इमोशंस को आर्टिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू, ना कि आपके पर्सनल कन्फ्यूजन होना चाहिए उसमें। ओके, तो यहाँ पर आपने इंट्रो में आपने ये बताया। फिर नेक्स्ट आप बॉडी स्ट्रक्चर में चलेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। According to Eliot, effective artistic expressions depends on the creation of an objective, correlative and appropriate set of external facts, images, situations or events that serves as the objective equivalent of particular emotion. इलियट के अनुसार जो इफेक्टिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, जो आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के क्रिएशन पर निर्भर करते हैं, ऑन द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो इलियट के अनुसार कला में किसी भावना को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका उसके लिए एक उपयुक्त है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तैयार करना। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, एक्सटर्नल एंड एप्रोप्रिएट सेट ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्ट्स। एक्सटर्नल फैक्ट्स क्या हो गए, जैसे कोई वस्तुएं हो गई, चीज़ें हो गई, परिस्थितियां हो गई, आपकी फैक्ट्स हो गए, इमेजेस हो गई, चीज़ें वगैरह, सिचुएशंस हो गई, इवेंट्स हो गए, आपकी परिस्थितियां, घटनाएं हो गई। तो उन प्रतीकों को ऐसा संयोजन करके जो किसी विशेष भावना का बाहरी रूप बन जाए। ओके, तो इस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहिए, सीधे तौर पे नहीं कह देना चाहिए। जा कह रहे हैं कि जो कोई भी चीज़ को सीधे डायरेक्टली
नहीं हम कह सकते हैं। डायरेक्टली बताएंगे तो वो उतना कलात्मक आर्टिस्टिक नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसी को आप आर्टिस्टिक वे में प्रेजेंट करेंगे किसी ऑब्जेक्टिव के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मीन्स क्या हो गया, एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्ट जैसे इमेजेस के थ्रू सिचुएशन को क्रिएट करके, ना कि डायरेक्ट हमने कह दी कि नहीं मेरी आज अंदर की भावना ऐसी है, हमने बता दिया ऑडियंस को पता चल गया, ऐसे नहीं, बस सिचुएशन क्रिएट करके दिखाना चाहिए, सिचुएशन को दिखाना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस को उससे और ज़्यादा जुड़ सके, वो कलात्मक ढंग से प्रेजेंट करना चाहिए। समझ में आया आपको कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या कह रहे हैं आपके इलियट? ओके, होपफुली समझ में आया हुआ होगा इतना। तो नेक्स्ट बात करें, व्हेन दीज एलिमेंट्स आर स्किलफुली ऑर्गेनाइज्ड दे वोक द इंटेंडेड इमोशनल रिस्पॉन्स इन द ऑडियंस विदाउट द ऑथर्स डायरेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द फीलिंग्स। ये सब चीज़ें जो सिचुएशन है और इमेजेस, ये सब चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर आपकी ऑर्गेनाइज्ड की जाते हैं करके, ये सब एलिमेंट्स को अच्छे से यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो ऑथर के बिना एक्सप्लेनेशन के ही ऑडियंस में इसके अंदर एक चाहिए गई एक इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं विदाउट द ऑथर्स डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन और द फीलिंग्स, बिना किसी फीलिंग के कहे बताए एक्सप्लेनेशन किए ही आपकी जब ये सब चीज़ें सिचुएशन इवेंट्स अच्छे से यूज़ करते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्टिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देते हैं, जिस पर आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या हो गया कि सिचुएशन को अभी बताया ना, डायरेक्ट ना कहकर उसको आपको ऑब्जेक्ट्स के तरीके से जो एक्सटर्नल फैक्ट्स है उसको तरीके से दिखाना ही आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहलाएगा। ओके, इलियट का कहना है कि साहित्य में भावनाओं को सीधे व्यक्त करने के बजाय उनके अनुरूप वस्तुएं, परिस्थितियां और घटनाओं का एक ऐसा आपका आर्टिस्टिक संयोजन होता है, आपका एक कलात्मक संयोजन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो रीडर के ऑडियंस के मन में स्वतः ही भावना को उत्पन्न कर दे। यही आपके ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सिद्धांत कहलाता है। ओके, रीडर्स पर ये नहीं कि किसी ने अपनी फीलिंग आके खुद बताई आके स्टेज पर आके कि नहीं वो क्या फील कर रहा है, उसके जगह उस ऐसी घटनाओं को वहाँ पर दिखाना चाहिए, क्रिएट करनी चाहिए। सिचुएशन हो गई, इवेंट्स हो गई, एक्सटर्नल फैक्ट्स के थ्रू वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ऑडियंस के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करती है और वो स्वतः ही अपने आप ही ऑडियंस तक वो पहुंच जाती है, वो भावना पैदा कर देती है ऑडियंस के अंदर। यही आपका है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का सिद्धांत। ओके, जो कि आपके इफेक्टिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करती है। क्लियर हुआ इतना? ओके, Thus, emotion in literature is suggested through artistic representation rather than explicitly स्टेटेड। तो यहाँ पर इस तरह से लिटरेचर में इमोशन को साफ तौर पर बताए जाने के बजाय आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाता है। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया। ओके, क्लियर? डायरेक्ट ना कह करके आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भाई उस चीज़ को दिखाएंगे तो वो ऑडियंस पर ज़्यादा अच्छा असर डालती है, स्वतः ही अपने अंदर वो भावना उसके अंदर पैदा कर देती है। कहने का मतलब है कि जैसे हीरो इज़ वेरी सैड, ये खुद कह के हीरो बताएगा तो वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसा दृश्य क्रिएट करे जैसे अंधेरा कमरा हो गया या लगातार बारिश हो रही है, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा सूखे पत्ते हो गए, सन्नाटा सा हो गया, तो इस तरह की चीज़ें इन सबको देखकर पाठक स्वयं दुख का अनुभव करेगा। तो इस तरह से मूवीज़ वगैरह में हम लोग देखते हैं ना कि हाँ पता चल गया कि इसका मूड कैसे है, हीरो का मूड कैसा है। अब कोई अच्छी चीज़ होती है तो बड़ी हैप्पी चीज़ दिखा देंगे कि कहीं म्यूज़िक बजने लगता है, कहीं सैड की चीज़ें दिखाते हैं तो बारिश दिखा रहे हैं, सन्नाटा दिखा रहे हैं, अंधेरा वगैरह ऐसी चीज़ दिखाते हैं ना। तो यही मूवी की समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो यही इनका कहने का मीन्स है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट नहीं प्रेजेंट करके आप ऑब्जेक्ट के थ्रू जाके बता सकते हैं। आपका हैमलेट को इन्होंने ऑब्जेक्टिव फेलियर कहा है, हैमलेट के लिए कहा है, और मैकबेथ को इन्होंने प्रेज किया है। क्यों? क्योंकि हैमलेट में डायरेक्ट उसकी कई सॉलिलोक्वी की जरिए वो अपनी अंदर की फीलिंग्स को एक्सेसिव ही ज़्यादा ही बयान कर रहा है अंदर की फीलिंग को, और वो अकॉर्डिंग टू इलियट वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रही है, इफेक्ट नहीं कर पाई ऑडियंस को रादर देन मैकबेथ। और मैकबेथ में आपके जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपके ब्लड को धो रहे हैं, ब्लड दिख रहा है हाथ में और उसको धोते जा रहे हैं, और हाथ में ब्लड लगा रहता है ना, उसको साफ कर रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें से क्रिएट कर रहे हैं सीन को कि नहीं, उनके अंदर एक डर है, एक फियर है, एक गिल्ट है, ये सब चीज़ों को क्रिएट करके दिखाया गया है। पिकपॉकेटिंग सीन हो गया जिसमें कैंडल लेके से अपराध बोध का पता चलता है, और ये हैमलेट यहाँ आपके हैमलेट में वो खुद आकर अपने आप को बयान कर
रहा है। तो यही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यही चीज़ है कि इलियट का कहना है कि आप उसको इमेज के थ्रू भी दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ओके, इफेक्टिव आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद इलियट्स थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है इलियट की जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है का व्यवहारिक रूप से काफ़ी क्लोज है यहाँ पर। ही बिलीव डैट पोएट्री इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू इलियट जो पोइट्री है बेस्ट पोइट्री होती है, श्रेष्ठ कविता होती है, वो कवि की निजी भावनाओं का सीधा प्रदर्शन नहीं करती है। कवि अपनी भावनाओं को इमेज, सिंबल्स, सिचुएशंस, कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स में बदल देता है। उनका मानना था पोइट्री पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं बल्कि पर्सनालिटी से बचना है। Therefore, a poet transforms private emotions into objective artistic structure। इस तरह से एक पोइट ट्रांसफॉर्म कर देता है अपनी प्राइवेट इमोशंस को इंटू ऑब्जेक्टिव आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर से। ओके, बदल देता है, उसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, मेकिंग देम यूनिवर्सल एंड एस्थेटिकली इफेक्टिव, जिससे वे यूनिवर्सल और एस्थेटिकली इफेक्टिव बन जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ। इनकी पर्सनल थ्योरी की पर्सनल चीज़ों को आप ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के थ्रू आप प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देकर बात करेंगे। अभी हमने हेमलेट का दिया, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। इलियट अप्लाइड दिस थ्योरी ऑफ शेक्सपियर्स हेमलेट। उन्होंने इस थ्योरी को अपने शेक्सपियर के हेमलेट पर अप्लाई किया है। कैसे? उन्होंने तर्क दिया ही आर्गूड दैट हेमलेट इंटेंस इमोशंस आर इन एक्सेस ऑफ द फैक्ट्स एज दे अपीयर। ओके, तो यहाँ पर तर्क दिया है कि हेमलेट की गहरी जो इमोशंस दिखाए गए हैं वो दिखाई देने जो वाले जो फैक्ट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। जो फैक्ट दिखाई जा रहे हैं उससे ज़्यादा ही उसके कहीं वो इमोशंस कहीं ज़्यादा ही बयान किए जा रहे हैं। जैसे कि हेमलेट बहुत क्रोधित है, बहुत दुखी है, हेमलेट मानसिक संघर्ष में है। लेकिन ये प्रश्न ये है कि नाटक की जो घटनाएं इतनी बड़ी हैं कि वे हेमलेट की इतनी तीव्र भावना को उचित ठहरा सके। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो इतना ज़्यादा क्रोधित है, कहीं दुखी हो रहा है, उसके अंदर संघर्ष चल रहा है, तो मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है, तो क्या वो जो आपकी घटनाएं दिखाई गई हैं जो इतनी तीव्र भावना है वो कहीं इससे ज़्यादा बड़ी हैं कि वे हेमलेट की इतनी तीव्र भावनाओं को उचित ठहरा सके? तो इन्होंने कहा नहीं, वो वहाँ के इंसिडेंट, वहाँ की जो घटनाएं उतनी बड़ी नहीं है जितना कि उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। क्या घटना है? उसके पिता की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ शादी कर लेती है तुरंत। तो ये चीज़ और इसके कई इंटरप्रिटेशंस हैं। इलियट के अनुसार हेमलेट की भावनाओं का जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है वो ड्रामेटिक फार्मूला नाटक में नहीं मिलता है उस चीज़ का, कि जितना वो इमोशन को व्यक्त कर रहा है एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस के तौर पर, वो ड्रामेटिक फार्मूला उतना फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसी कारण से है कि ऑडियंस हेमलेट को समझ नहीं पाती है। नाटक में आपके विशेषकर गर्टिट्यूड पुनः विवाह कर लेती है, क्लॉडियस से चाचा से शादी कर लेती है और उसके पिता की मृत्यु के बाद तो हेमलेट का क्रोध का मुख्य कारण दिखाया गया ये जो। लेकिन एलियट कहते हैं क्या केवल इतना ही हेमलेट की इतनी गहरी मानसिक पीड़ा को उचित क्या ठहराता है? तो इसलिए ऑडियंस हेमलेट को समझ नहीं पाती है, तो इमोशंस पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं होता है। इसी कारण इलियट ने हेमलेट को एन आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है। ओके, तो इन द वर्ड्स द हीरोज इमोशनल टर्मोइल इज ग्रेटर दैन द ड्रामेटिक सिचुएशन प्रेजेंट इन द प्ले। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो हीरो के इमोशनल टर्मोइल हैं वो कहीं ज़्यादा बड़े दिखाए गए हैं ड्रामेटिक सिचुएशन के से प्रेजेंटेड इन द प्ले। ड्रामेटिक सिचुएशन दिखाई गई है नाटक में, जो आपके ड्रामेटिक फार्मूला दिखाए गए हैं, जो उसके एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस है, जो आपका चाचा गटीट्यूड से दूसरी शादी कर लेती है अपने पिता की, उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद चाचा से। तो हेमलेट का जो क्रोध है वो कहीं ज़्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है जो ड्रामेटिक सिचुएशन है उससे। तो केवल इतना ही कारण जो है एलियट के अनुसार हेमलेट की इतनी ही गहरी मानसिक पीड़ा को उचित नहीं ठहरा सकती है। तो इसलिए ऑडियंस हेमलेट को वहाँ समझ नहीं पाती है, तो इमोशंस पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। इसी कारण इलियट ने कहा कि हेमलेट इज़ एन आर्टिस्टिक फेलियर। ओके, उन्होंने को सफल नहीं कहा है, उन्होंने केवल एक नाटक की आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन पर यहाँ पर प्रश्न उठाया है। ओके, शेक्सपियर फेल्स टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फॉर दीज इमोशंस कॉन्स्टेंटली इलियट डिस्क्राइब हेमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो यहाँ पर उन्होंने शेक्सपियर को सफल नहीं कहा है, उन्होंने केवल इस नाटक के आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि हेमलेट की मानसिक पीड़ा और जो उसका आंतरिक संघर्ष के
अनुरूप शेक्सपियर कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्ट जैसे उपयुक्त परिस्थितियाँ घटनाएं हो गई प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, तो उन भावनाओं को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर सके हैं। तो दूसरे शब्दों में हैमलेट की भावनाओं का कोई उपयुक्त ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं मिल पाता है। इसी कारण इलियट ने हैमलेट को कलात्मक दृष्टि से असफल कहा है, एन आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो ये आप एग्जाम्पल रख देंगे, कुछ क्रिटिकल कमेंट को भी दिखा देंगे कि क्रिटिक्स की क्या राय रही है। हाउएवर दिस जजमेंट हैज़ बीन वाइडली डिबेटेड एंड मेनली क्रिटिक्स रिगार्ड हैमलेट एज शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। हालांकि इस फैसले पर बहुत सी बहस हुई है, बहुत डिबेट हुए हैं, कई इंटरप्रिटेशंस हुई, कई राय रखी गई हैं। बट हैमलेट एज शेक्सपियर ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, मेनी क्रिटिक्स ने इसको एडमायर भी किया ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी के तौर पर। क्रिटिक्स के ओपिनियन यहाँ पर दिखा देंगे। क्लिंथ ब्रूक्स ने कहा है, प्रेज द कॉन्सेप्ट फॉर एम्फसाइजिंग आर्टिस्टिक यूनिटी एंड द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस। तो क्लिंथ ब्रूक्स ने आर्टिस्टिक यूनिटी और इमोशन के ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन पर जोर दिया है। जोर देने के लिए इस कॉन्सेप्ट की आपकी तारीफ की है यहाँ पर। क्लिंथ ब्रूक्स के अनुसार ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है साहित्य में आपकी कलात्मक एकता, आर्टिस्टिक यूनिटी तथा भावनाओं की वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपका। ओके, तो उनके अनुसार कॉन्सेप्ट फॉर एम्फसाइजिंग जोर देता है आर्टिस्टिक यूनिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इमोशन पर आपका। ओके, ये कॉन्सेप्ट ये आपने क्लिंथ ब्रूक्स का दिखाया उनकी राय, और इन्होंने प्रेज किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। एंड एफआर लेविस ने रिगार्डेड इट एज अ वैल्यूएबल प्रिंसिपल फॉर एवेल्युएटिंग पोएटिक इफेक्टिवनेस। लेविस ने इसे पोएटिक इफेक्टिवनेस और एवेल्यूमेंट करने के लिए एक वैल्यूएबल प्रिंसिपल माना है। ओके, एफआर लेविस ने। ओके, उन्होंने कलात्मक प्रभावशीलता और साहित्यिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण मानदंड के तौर पर इसकी प्रेज की है। नेक्स्ट आप लगा देंगे हेलेन गार्डनर ने इसको कैसे प्रेजेंट किया है। हेलेन गार्डनर क्रिटिक्स सच एज हेलेन गार्डनर एंड अदर्स क्वेश्चन, और जो हेलेन गार्डनर और अदर क्रिटिक्स ने क्वेश्चन किया है इलियट्स असेसमेंट ऑफ हैमलेट। हेलेन गार्डनर और दूसरे क्रिटिक्स ने हैमलेट के बारे में एलियट के असेसमेंट पर सवाल उठाए हैं, क्वेश्चन किया है। क्या किया है? आर्गुइंग दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हैमलेट्स इमोशंस इज इटसेल्फ द सोर्स ऑफ द प्लेस ग्रेटनेस। उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, सवाल उठाए हैं कि ये तर्क देते हुए कि हैमलेट के इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी ही नाटक की ग्रेटनेस का सोर्स है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर हेलेन गार्डनर को दिखा देंगे। क्रिटिक्स ने कुछ इस हैमलेट को सही भी ठहराया है कि ये की ये जो कस्मकस है हैमलेट की जो इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है, यही नाटक की ग्रेटनेस का एक सोर्स है, उसी को ग्रेटनेस को बढ़ाती है आपके। तो ये हेलेन गार्डनर का आप लगा देंगे। ओके, फिर देन लास्ट में आप इतना आपने सब क्लियर किया, क्रिटिकल व्यूज लगाए, देन कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिमेन्स वन ऑफ इलियट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एलियट का सबसे असरदार कंट्रीब्यूशन में से एक है आपका। एंड इट एम्फसाइजेज दैट जेन्युइन इमोशन इन लिटरेचर इज बेस्ट कम्युनिकेटेड थ्रू concrete images, situations and symbols rather than direct emotional expressions, making poetry more artistic, objective and universal। ये इस बात पर जोर देते हैं कि लिटरेचर में डायरेक्ट इमोशन एक्सप्रेशन के बजाय कंक्रीट हो गया, इमेज हो गया, सिचुएशन एंड सिंबल्स के थ्रू, सिंबल्स के जरिए सबसे अच्छे कम्युनिकेट किया जा सकता है, और जिससे पोइट्री ज़्यादा आर्टिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल बनती है। जिस पर जोर देते हैं कि लिटरेचर में असली इमोशन और डायरेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशन के बजाय असली इमोशन जो होता है वो डायरेक्ट इमोशनल एक्सप्रेशन के बजाय कॉन्क्रीट हो गया, इमेज, सिचुएशन और सिंबल के जरिए सबसे अच्छे से कम्युनिकेट किया जाता है, जिससे पोइट्री ज़्यादा आर्टिस्टिक और ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल बनती है। ओके, तो ये आपका था टी.एस. इलियट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आई हुई होगी क्लास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमने अच्छे से कोशिश की है, अपना बेस्ट दिया है, हमने अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की, आपको क्लियर हुई होगी क्लास। कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपकी जीआईसी लेक्चर मेंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।